तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इंडिया और श्रीलंका का मैच बेहद इम्पॉर्टेंट मैच, क्योंकि अब दो मैच खेलने हैं इंडिया को, एक आज और एक परसों जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। और एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए अब ये दोनों मैच जीतना ज़रूरी है, कोई इफ़ बट कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से हम पहला मैच हार चुके हैं। तो अगर ये दोनों मैच जीतते हैं तो हम सीधे 11 सितंबर संडे का दिन फाइनल में होंगे। उधर पाकिस्तान चूँकि हमें हरा चुकी है, तो अब उनके सामने दो कमज़ोर टीमें हैं। एक मतलब इंडिया के मुकाबले कहूँ तो आजकल वैसे T20 में कोई कमज़ोर टीम है नहीं, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। तो उनको सिर्फ एक मैच जीतना है और वो भी फाइनल में। तो उम्मीद और दुआ यही है कि इंडिया आज का मैच जीते और फिर अफ़गानिस्तान को हराए, और 11 तारीख को संडे को इंडिया और पाकिस्तान का एक और मुकाबला हो। अभी तक दोनों 1-1 से बराबर हैं, एक मैच हम जीते, एक पाकिस्तान, और संडे को फिर स्कोर हम लोग 2-1 करें और एशिया कप जीते। तो सबकी निगाहें आज के मैच के ऊपर, आप लोग भी मैच देखेंगे ही। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, एक बेहद अफसोसनाक कहानी। मैं कई बार इसी क्राइम तक की कहानी के प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि ज़िंदगी अनमोल है और बहुत सारे गम, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं हर इंसान के साथ। शायद ही ऐसा कोई इस दुनिया में शख्स हो जो सिर्फ खुश हो, उसे कोई तकलीफ़ ना हो। कभी ना कभी किसी तकलीफ़ से, किसी मुसीबत से, किसी गम से गुजरा ही होगा। लेकिन जब दुख, तकलीफ़, मुसीबत, गम का पहाड़ टूटता है तो फिर हल ये नहीं है कि हम जान दें या जान लें। लेकिन कई बार इसी फ़लसफ़े को मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि कुछ लोग जो बीमारी के नाम पर या फिर उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो फिर मरने और मारने की बात करते हैं। उनको डॉक्टर लोग कई सारी अलग अलग बीमारियों के नाम से भी पुकारते हैं। मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन जो आज की कहानी है ये दिल को दहला देने वाली और झकझोर देने वाली कहानी है दिल्ली की। 25 साल का एक लड़का अपनी माँ के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहा करता था। फादर की मौत तब हो गई जब वो 10वीं में था। 14 साल की उसकी उम्र थी, बल्कि कुछ ज़्यादा उम्र थी। माँ बाप का इकलौता बेटा था, बड़ी मन्नत दुआओं से पैदा हुआ था। कहते हैं कि शादी के करीब 14 साल के बाद वो पैदा हुआ था। तो सोचिए 14 साल के बाद जब पैदा हुआ तो कितना लाड प्यार से पाला होगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसके फादर की मौत हो गई और वहीं से एक मुसीबत का पहाड़, एक गम का सिलसिला शुरू हो गया। अब सिर्फ माँ और बेटे यही दोनों थे, और दोनों ही अब एक साथ रहते थे घर में। माँ अपने बच्चे को किसी तरह पढ़ा रही थी, स्कूल जाता था, फिर कॉलेज गया, लेकिन फिर माँ बीमार रहने लगी। आँख की कोई प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, और परिवार रिश्तेदार के नाम पे कोई था नहीं करीबी। एक मौसी और बाकी लोग दूर दूर थे। दिल्ली का ये परिवार दिल्ली में रहता था, हालांकि ओरिजिनली ये लोग कन्नड़ थे, कर्नाटक से यहाँ आकर रह रहे थे। तो क्षितिज इसका नाम था और ये अपनी माँ के साथ रहा करता था। माँ बीमार रहने लगी। इधर बेटा भी जो था क्षितिज, इसकी भी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी, नींद नहीं आती, परेशान रहता, और 24-25 साल की उम्र हो गई थी। लास्ट थर्सडे 1 सितंबर की बात है ये। 1 सितंबर को इसकी माँ के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और घंटी बजती है, कोई उठाता नहीं है। कई बार फ़ोन आता है, फिर धीरे धीरे वो फ़ोन उठाती नहीं है। अब उसके बाद संडे का दिन आ जाता है। संडे को फिर एक पड़ोसन जो है वो फ़ोन करती है। अब वो जब फ़ोन नहीं उठा रही तो फिर वो उनके बेटे को फ़ोन करती हैं, क्षितिज को, और संडे के दिन वो कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रही है, आज सत्संग में जाना है। हर संडे को सत्संग जाती थी। तो इधर से बेटा जवाब देता है कि मम्मी तो मर गई और अब बस मैं मरने जा रहा हूँ। ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। उसकी माँ की वो सहेली ये बात सुनकर हैरान परेशान, वो फ़ौरन अपनी सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट और बाकी लोग हैं उनको फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और उसका बेटा जो है वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें हुआ तो ये रोहिणी सेक्टर 24 का मामला था, और
जो उनकी माँ की सहेली थी, उन्होंने जिनको फ़ोन किया, तो उस RWA के प्रेसिडेंट ने फिर पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद पुलिस की टीम आई। पुलिस की टीम उस घर के बाहर पहुंची, देखा दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाज़ा बंद था, फ़ोन ऐसा आया था, अंदर कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर अब पुलिस ने फिर तय किया कि वो बालकनी के रास्ते घर के अंदर दाखिल होगी। तो फिर बालकनी के रास्ते दरवाज़ा तोड़ा गया, लेकिन जब वो पहुँचे बालकनी के रास्ते दरवाजे पर, मेन दरवाजे को छोड़कर, तो दरवाजे पे एक कागज़ चिपका हुआ था दरवाजे के बाहर, और उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था उस कागज़ पे कि माँ का शव बाथरूम में है, यानी माँ की लाश बाथरूम में है। अब ये दरवाजे पे एक कागज़ चिपका हुआ है। पहले तो पुलिस देख के ये सन्ने रह जाती है, खैर इसके बाद दरवाज़ा तोड़ती है। दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर दाखिल होती है, तो सामने देखती है कि घर का वो लड़का क्षितिज, जिसको सोनू भी कहते थे, पानी से एक बाल्टी भरी हुई है, और उसके बाल्टी से उसने दोनों पैर वहीं पे हैं, और अपने ही पैर को उसने बांध रखा है, और गले पे बहुत तेज़ कट का निशान है। अब उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पुलिस की टीम, अब चूँकि दरवाजे पे लिखा हुआ है कि माँ का शव बाथरूम में है, पुलिस की टीम धड़कते दिलों के साथ कि यह गलत हो, बाथरूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन बाथरूम के अंदर से एक तेज़ बदबू आ रही थी, और बाथरूम में 50 साल की मिथिलेश की लाश रखी हुई थी, जो सोनू की माँ थी। जो दरवाजे पे लिखा था वो सच था। मिथिलेश की लाश को देखकर लग रहा था कि लाश कम से कम 3, 4, 5 दिन पुरानी है। अब वहीं पे जहाँ पे शव था, वहाँ पे 2 मोबाइल भी पड़े हुए थे, बिजली के स्विच से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रिक कटर पड़ा हुआ था, और सोनू के लाश के पास एक डायरी पड़ी हुई थी मोटी सी। कुल 250 पन्नों की ये डायरी थी, और इन 250 के पन्नों में लगभग 77 पन्ने को छोड़कर बाकी सारे पन्ने पहले से भरे हुए थे। आखिरी के 77 पेजेस, 77 पन्नों पर सुसाइड नोट लिखा हुआ था। तो एक डायरी, और न सिर्फ सुसाइड नोट लिखा था, उस पर उसने अपने साइन किए थे और दोनों अंगूठे के निशान भी लगाए थे। तो लाश के पास से डायरी, 250 पन्नों की डायरी, और उस डायरी के आखिरी 77 पन्नों में 2 मौत की पूरी कहानी लिखी हुई थी। जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा किसी ने कोई सुसाइड नोट इससे पहले कभी लिखा हो। 77 पेजेस, 77 पन्नों का ये सुसाइड नोट, जिसमें खुद उसकी मौत और उसकी माँ की मौत की पूरी कहानी, बल्कि उन 4 दिनों की पूरी कहानी उसने तफसील से, डिटेल में उसमें लिखी थी। उस डायरी को पढ़कर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। लाश को फिर अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं था, तो उनका इंतज़ार किया जा रहा है, और इसके बाद पोस्टमार्टम होगा। अभी भी वो मुर्दा घर में है, और फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब इस डायरी में जो कुछ लिखा था, उस डायरी के कुछ पन्ने हम लोगों के पास हैं। तो जो कुछ है उसमें डायरी में ख़ास बातें, क्योंकि 77 पन्नों की डायरी में बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें ना ही सुनी जाए तो बेहतर है। जो सुनाने लायक है वो आपको पूरी डायरी, एक 77 पन्नों की डायरी का कुछ हिस्सा है, वो आपको सुनाता हूँ। क्लास में सबसे डरपोक दब्बू बच्चा था मैं। परवरिश अच्छी हुई, पापा की सरकारी नौकरी थी। नामचीन स्कूल में पापा ने पढ़ाया, बाद में इग्नोर करने लगे। क्लास में सबसे डरपोक दब्बू बच्चा था। दोस्त के नाम पर 2 ही दोस्त थे, मजाक उड़ाते थे। कई बार टीचर से शिकायत की, लेकिन कोई नहीं सुनता था। स्कूल बस में चढ़ते उतरते समय मेरे अंदर अजीब सा डर, शर्म, घबराहट रहती थी। मेरी माँ मेरी उम्मीद थी। पापा के जाने के बाद माँ और मैं अकेले पड़ गए। मेरे पापा हम सबको ऐसे समय में छोड़कर चले गए जब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 14 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरी अच्छी परवरिश के लिए माँ ने सिलाई भी की। माँ कहती थी कुछ ट्यूशन छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। सुनकर मैं डर गया। 10वीं में था, पिता की मौत हो गई। मैं अपने माता पिता के यहाँ 14 साल बाद जन्मा था, इकलौता बेटा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL में एडमिशन लिया, लेकिन किस्मत धोखा दे गई। 2 बार फिसल गया। डिप्रेशन रहता है। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 5 रात तक जागा रहा हूँ। नींद नहीं आती, कई बार बेहोश सा पड़ा रहता हूँ। बीमारियाँ मेरे अंदर भरती जा रही हैं। माँ कई बार टोकती थी। माँ हाई BP से परेशान रहती थी। मेरे पापा बहुत बहादुर थे।
माँ बताती थी, जब मैं छोटा था पापा गोद में लेकर अस्पताल गए, वहाँ बंदर गोद से मुझे खींच कर ले जाना चाहते थे, लेकिन पिता ने कसकर पकड़े रखा, बंदरों को भगा दिया। अब ये अपने बारे में पूरी जानकारी, लेकिन असली जो 77 पन्नों में लिखा था उसकी कहानी 1 सितंबर थर्सडे से शुरू होती है और वो 1 सितंबर से ये डायरी लिखना शुरू करता है। इस डायरी को पढ़ने के बाद ये भी लगता है कि उसने खुद अपनी जान देने में इसलिए देरी की क्योंकि वो सुसाइड नोट में जो कुछ लिखना चाहता था वो तब तक अधूरा था। वो चाहता था कि वो अपनी पूरी कहानी लिखे, और इस कहानी को लिखने के बीच में कई सारी अड़चनें आई उसकी। ये तक आया कि उससे उस कमरे में बैठकर कहानी नहीं लिखी जा रही है क्योंकि माँ की लाश पड़ी है, लाश पुरानी होती जा रही है, लाश से बदबू आ रही है और उस बदबू में बैठकर उससे लिखा नहीं जा रहा है। खुद लिखता है कि अब शायद मुझे मास्क पहनकर अपने सुसाइड नोट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर वो मास्क पहनता है, फिर सुसाइड नोट लिखता है। क्या कुछ है उस 77 पन्नों में, अब आगे आपको सुनाता हूँ। बाइक की केबल से मैंने माँ का गला घूंटा ताकि मरने में तकलीफ ना हो। 2 साल से मैं मरना चाह रहा था। मैं मरने से पहले अपनी माँ को उस दुख से आज़ाद कराना चाहता हूँ। हर इतवार को माँ सत्संग में जाती थी, इस बार भी। पिछले हफ्ते जब माँ आई, थोड़ी कहा सुनी, थोड़ी हंसी भी हुई। माँ की आंखों में जाला आ गया है, लगता है मोतियाबिंद है। अब तो मैं मर जाना चाहता हूँ। आज गुरुवार है। बाइक की केबल का इस्तेमाल मैंने माँ के गले को काटने के लिए किया है ताकि माँ को मरने से पीड़ा ना हो। जैसे ही मैंने वायर कसा, माँ 4 से 5 सेकंड में निढाल होकर गिर गई। मुझे पता था दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुँचने पर मौत हो जाती है। माँ के गिरते ही मैंने उसका सिर गोद में रख लिया। 8 से 10 मिनट तक गला दबा कर रखा। मैं मुंह दबा कर रोए जा रहा था। गुरुवार दिन भर और फिर पूरी रात रोता रहा हूँ। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। मरने के बाद भी माँ की आंखें खुली थीं। मैंने बंद करने की कोशिश की मगर हो न सकी। आज शुक्रवार है। माँ के शव को देखा नहीं जा रहा है। यह कत्ल के अगले दिन की बात है। कत्ल थर्सडे यानी 1 सितंबर को हुआ। यह 2 सितंबर की अब कहानी लिख रहा हूँ। क्या आज शुक्रवार है, माँ के शव को देखा नहीं जा रहा। मैंने अपनी माँ के चेहरे को गंगा जल से नहलाया है। उनके पास बैठकर भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ा। पूरी भगवत गीता नहीं पढ़ सका। मैंने भगवत गीता को माँ के सीने पर रख दिया है। अब बारी थी मेरे सुसाइड करने की। पहले मैंने पिस्टल खरीदने की कोशिश की, नहीं मिली। फिर इलेक्ट्रिक कटर का विचार आया। आज बाजार गया हूँ, यानी कत्ल करने के अगले दिन ये फिर घर से माँ की लाश छोड़कर बाजार भी गया। आज बाजार गया हूँ, 2 दुकानदार से इलेक्ट्रिक कटर मांगा। दोनों ने ही ब्लेड नहीं दिए, पता नहीं क्यों। मेरे से अजीब सवाल जवाब करने लगे कि किस काम के लिए ब्लेड चाहिए। रात को घर लौटा था, मतलब ये दिन में गया और रात को लौटा। माँ के शव के पास खूब रोया हूँ। पापा होते तो क्या होता। अब ये कहानी अब 3रे दिन की लिख रहा है। थर्सडे को कत्ल किया, फ्राइडे को ये बाजार गया, ब्लेड मिला नहीं। अब सैटरडे आ गया। माँ की मौत को आज 71 घंटे हो चुके हैं। बदबू आने लगी है। माँ की गर्दन को कटर से काट दिया है, शरीर से अलग नहीं किया। शुक्रवार शाम से शव में बदबू आने लगी थी। माँ के शव को बाथरूम में घसीट कर ले गया हूँ। दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि बदबू ना आए। मैं बस सुसाइड नोट पूरा करना चाहता हूँ। बदबू घर में हो चुकी है। आज शनिवार है। 3 दिन से खाली पेट हूँ, कुछ खाया ही नहीं। मुझे याद आया रसोई में मैंने गर्म पानी पीने को रखा है। अब मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। कमरे में बदबू नहीं रुक रही, इससे मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी है। मैंने लकड़ी की पेंसिल के बुरादे को जलाया है, धूप बत्ती जलाई है। घर में एक जायफल रखा था, उसे भी जलाया है। सारा डीओ भी छिड़क दिया। फिर भी मैं मास्क लगाकर सुसाइड नोट पूरा करूँगा। ये सैटरडे की कहानी है। अब सैटरडे भी बीत गई। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन की कहानी वो अब इस डायरी में लिख चुका है। अब 4था दिन आ गया। आज रविवार है। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। यहाँ उसने वक्त भी लिखा है। क्या आज रविवार है? इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब तक 3 दिन से प्रॉपर्टी डीलर फ्लोर किराए पर दिखाने के लिए 3 बार किराएदारों के साथ आ चुका है।
उसको अपना घर किराए पे भी लगाना था। लेकिन आज हर हालत में सुसाइड नोट पूरा कर लूँगा। आज इतवार है, माँ को सत्संग जाना है। माँ की सहेली बार बार फ़ोन कर रही है। पहले माँ के फ़ोन पर, अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। ये वही है जिसने इस कत्ल का और इस सुसाइड का खुलासा किया था, उनकी सहेली। पहले माँ के फ़ोन पर, अब मेरे फ़ोन पर घंटी बज रही है। मैंने फ़ोन उठा लिया। माँ की सहेली पूछ रही है, मिथिलेश फ़ोन नहीं उठा रही है, कहाँ है? मैंने उनसे कह दिया कि माँ तो मर चुकी है, मैंने 4 दिन पहले ही मार दिया, अब मैं मरने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सब देखना बहुत डरावना लगता है। अब संडे तक की कहानी आई और इसी के बाद उस सहेली ने उस RWA के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और फिर उसके बाद उस प्रेसिडेंट ने पुलिस को फ़ोन किया और फिर पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। अब इसके बाद वो अपने आगे लिखता है कि मेरी माँ के जीजा जी ने मेरे पिता के जाने के बाद हम सब की बड़ी अच्छे से परवरिश की, बहुत ख्याल रखा। तो मेरी जो मोटरसाइकिल है जिसका एक नंबर है वो मेरे जीजा जी को दे दिया जाए और उन्हीं के नाम पे ये मैं मोटरसाइकिल कर रहा हूँ। और हाँ, मेरी माँ का अंतिम संस्कार मेरी मौसी करे, कोई और नहीं करे। ये भी उसने इस सुसाइड नोट में लिखा। तो कुल 77 पन्नों के सुसाइड नोट में एक बेटे ने 4 दिन तक क्या कुछ हुआ और 4 दिनों तक वो अपनी माँ के लाश के साथ उसी के घर में रहा। एक दिन सिर्फ बाहर निकला ख़ुद को मारने के लिए, एक इलेक्ट्रिक कटर ख़रीदने के लिए, लेकिन उसके बाद कभी बाहर नहीं निकला। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे 4 दिन तक वो अपनी माँ की लाश के साथ में रहा। लाश में बदबू आने लगी, उसके लिए उसने तमाम उपाय किए जो है, और फिर उसकी माँ की सहेली की वजह से ये खबर बाहर आई। कर्नाटक का रहने वाला है ये परिवार। बाकी इनके रिश्तेदारों का इंतज़ार किया जा रहा है और पुलिस जो है बाकी लोगों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये 2 मौत हुई और जो कुछ इस 77 पन्नों में लिखा है वो दिल को कचोट देकर रख देता है, बेचैन कर देता है कि ऐसा सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम लोग बातें करते हैं और ऐसा होता रहता है। हमारे ही शहर में, हमारे ही पड़ोस में न मालूम कितने लोग परेशान, दुखी हैं, क्या क्या उनको गम है, पर शायद हम में से ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, क्योंकि आज के दौर में हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, खुश हैं, बिज़ी हैं। और वो पुराना दौर नहीं है जो गाँव में, मोहल्लों में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घर में क्या तकलीफ़ है, कौन परेशान है, कि किसके घर में खाना है कि नहीं, किसके यहाँ चूल्हा जला है कि नहीं। ये वो चीज़ें थी। मतलब कई बार ये होता है कि जैसे अब है गैस, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है। जब कोयले से चूल्हा जला करता था और गैस के चूल्हा जलने में फ़र्क क्या है जानते हैं? एक गैस को आप लाइटर से या माचिस से घर के अंदर स्टोव जलाइए, खाना बनाइए, घर की 4 दीवारी में ही ये बात रहेगी कि आपका स्टोव कब जला और कब बुझा, क्या बना, क्या खाया। लेकिन अगर किसी एक भी दूर दराज में एक चूल्हा जल जाए कोयले का, तो आसमान की तरफ उठते उसके धुएं इस बात का इशारा दे देते हैं कि फ़लाने के घर में चूल्हा जल चुका है। इसका मतलब है वहाँ आज कुछ बनेगा, इसका मतलब है वो लोग भूखे नहीं सोएंगे, कुछ तो खाएंगे। तो कई बार धुआं भी एक घर की हकीकत को आसमान में उड़कर बयान कर देता है। और कहते हैं कि अगर सुबह शाम, ख़ास तौर पर 2 टाइम, अगर किसी के घर से धुआं ना उठे चूल्हे जलने का, तो लोग बेचैन हो जाते थे कि आज क्या बात हुई है, या तो ये कि किसी और घर में दावत है, कहीं और गया है, और वरना वो जाकर ज़रूर पूछते कि आज घर में आपके चूल्हा क्यों नहीं जला। तो शायद गैस और चूल्हे का एक फ़र्क ये भी है। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ आज फिर वही अपना सिलसिला, क्योंकि मैं शुरू में ही कहता हूँ दुख और सुख ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो गम भी होता है, खुशी भी होती है। दोनों को हमें अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए, अलग अलग पहलुओं से देखना चाहिए। तो एक तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में आ जाए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, हर एक के लिए खुशी का दिन होता है। तो आज ऐसे ही कुछ लोगों का जन्मदिन भी है। रवि राज, इनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और रवि राज लिखते हैं कि इनकी वाइफ से झगड़ा होता है इस बात पे कि ये कहानी सुनते हैं और वाइफ इनकी कहानी जो है कहती है कि तुम ज़्यादा ही सुनते हो, लत लग गई है।
तो मैं रविराज साहब यही कहूँगा, कई लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, कहानी सुनिए, लेकिन जब अगर बीवी बात करना चाहे या कुछ और काम है तो आप उनकी भी मदद कीजिए, और जब आप फ्री हों तो फिर आराम से सुनिए, लत मत लगाइए। लेकिन चलिए, आज आपका जन्मदिन है इसलिए कुछ कहूँगा नहीं, हैप्पी बर्थडे। सौरभ बासलियाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सौरभ। अशोक प्रसाद अवस्थी, इनका भी आज जन्मदिन है, और साथ में रेखा कुमारी अवस्थी, इन दोनों भाई बहन हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अशोक आपको भी और रेखा आपको भी। और पुष्पमणि अवस्थी जी ने भेजा है। साथ ही डॉक्टर पंकज बाविस्कर और प्राची बाविस्कर, ये दोनों पति पत्नी हैं और इत्तेफाक से दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक है। तो डॉक्टर पंकज साहब और प्राची जी, आप दोनों को हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा मुकेश त्यागी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मुकेश। प्रिंस संघानी सूरत से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रिंस। साथ ही सचिन अश्वनी विभोर ने भेजा है, विभोर अश्वनी जी ने, तो सचिन हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सिमरन का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन। और शालिनी अश्वनी ने भेजा आगरा से। इसके अलावा सोनू बघेल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू। साथ ही राजदीप कुछ ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव, NK राव के पहले डायरेक्टर जो थे, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत ज़माने से कह रहे हैं, मैं जल्दी सुनाता हूँ अपूर्वा। साथ ही शाम्भवी द्विवेदी, और थैंक यू सो मच शाम्भवी आपके मेल के लिए। और चलिए, अच्छा है लोग आपको इसी तरह मेहनती समझें, ये आपके लिए, आपके करियर के लिए भी अच्छी चीज़ है, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा पंकज सिंह सिडनी से, और साथ ही इनके एक दोस्त हैं मनोज मलिक, उनके फैमिली के साथ कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा है इस वक्त, तो मनोज मलिक साहब हौसला रखिए, सब कुछ ठीक होगा। मैंने वही कहा कि अच्छे और बुरे दिन दोनों, या खुशी और गम एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो दुख परमानेंट नहीं है, सब ठीक होगा, यही दुआ है। त्रिशाल नय्यत रमणी, इनका भी, जो त्रिशाल नय्यत रमणी जी ने कहा है कि एक ऑडियो कुछ ख़राब था शायद, और उसको उन्होंने कहा कि ठीक कराने के लिए, तो मैंने आज बोला भी है, तो वर्णिता को भी बोला है और दीपक को भी। साथ ही पूनम तिवारी वापी से हैं, और इनका कहना है कि एक +92 नंबर से इनके पास मैसेज आ रहा है कि आपको लॉटरी निकली है, क्या करें। तो पूनम बिल्कुल भी ऐसे मैसेज पे रिप्लाई ना करें, और ना इनके झांसे में आए, कोई लॉटरी वॉटरी यूँ नहीं निकलती है, बिना मेहनत के पैसे मिलते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों पे कभी भी रिएक्ट ना करें, ना कभी पलट कर रिप्लाई करें, ना फिर मैसेज करें, ना कॉल करें, बस सावधान रहें। कोई भी अननोन नंबर कभी भी जिस पर ज़रा सा भी डाउट हो मत कीजिए। आजकल दिल्ली में एक नया चल रहा है, आजकल बहुत सारे हैं, आप लोगों को याद तो बता दूँ, आजकल दिल्ली में एक नया खेल ये चल रहा है कि मैसेजेस आते हैं, मेरे पास भी आ गया एक दिन, और वो ये है कि आपने लास्ट मंथ के अपने बिजली का बिल पे नहीं किया है, तो आज रात 9:30 बजे आपका की बिजली काट दी जाएगी। अच्छा, मेरे पास ये करीब महीने भर पहले आया, तो मैंने सोचा कि शायद मैं भूल गया हूँ लास्ट मंथ का, क्योंकि ये सब काम मेरे हिस्से में है, ऑनलाइन जमा करता हूँ, तो मुझे लगा कि कहीं मैंने लास्ट मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे तो भूल तो नहीं गया। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो उस नंबर पे कॉल कर दिया, तो जो पहली आवाज़ सुनी मुझे लगा कि नहीं ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का तो हो नहीं सकता है, इतनी जल्दी एक तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर उसने कहा कि, मैंने कहा कि भाई मैंने कर दिया, उसने कहा कि नहीं आपने नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा आप करूँ तो क्या करूँ, तो उसने कहा ठीक है, आपको जैसे ऐसा कह रहे हैं एक ऐप खोलिए। मैं उतनी देर में समझ गया, मैंने कहा मैं थोड़ी देर में करूँगा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो उसने कहा 2 मिनट का काम है, तब यकीन हो गया। फिर उसके बाद उसी का फ़ोन आ जाता 2-3 मिनट के बाद, सर आप फ्री हो गए, अब ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, आप ये कीजिए। तब तक मैं खेल समझ गया। और उनकी स्पेलिंग वेस्लिंग देखिए अगर आप, तो पावर का POWOR करके लिख रहे हैं। तो ये नया चल रहा है। आज सुप्रतिम बनर्जी मुझे मैसेज दिखा रहा था कि उसके पास भी एक आया कि आपने लास्ट मंथ का बिजली का बिल पे नहीं किया है, पे कर दीजिए वरना आज रात 9:30 पे आपका बिजली काट दी जाएगी। तो एक नया है, तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, क्योंकि आजकल वैसे भी आप जानते हैं कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली विभाग हो, टेलीफोन हो या फिर बैंक हो, तो वो सब जो मैसेजेस आते हैं तो उनके बाकायदा एक अलग नाम से होते हैं, जैसे BYS करके यमुना लिमिटेड, इस तरह से कुछ आता है। तो जिस पे भी शक हो उस पर कभी भी रिएक्ट मत कीजिए। और नंबर 2, कभी भी अगर वो कोई ऐप या OTP कुछ और चीज़ मांगे, वो तो देने का सवाल ही नहीं है। तो ज़रा सा भी आपने दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि कंगाल। साथ ही अमन वर्मा है और चड्डी बनियान गैंग की कहानी सुनना चाहते हैं, ज़रूर सुनाऊंगा। इसके अलावा शेर बहादुर यादव जी हैं जौनपुर से, चंदन रे हैं, और मैंने गलती से कल इनको साहब कह दिया था और ये साहिबा हैं, अब मेरी गलती नहीं है।
बल्कि चंद्रा रे। तो गलती मुझसे हो गई, लेकिन आज इन्होंने लिखा है कि असल में स्कूल में टीचर ने गलती की, ये राय थी और स्कूल टीचर साहब ने इनको रे बना दिया। तो कोई बात नहीं चंद्रा जी, चलता है। और पक्का मैं मुंबई आऊँगा, और इनकी बिटिया का बर्थडे भी है शायद 21 सितंबर को, तो अगर उस दौरान मैं मुंबई आया तो आपको ज़रूर आऊँगा और मिलूँगा और केक खाऊँगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। इसके अलावा पूनम जैन है, थैंक यू सो मच आपका। बबलू शेख हैं, तुषार कुमार सिंह हैं, यूएफओ की कहानी सुनना चाहते हैं। अमित चौधरी ने कहानी की फरमाइश की है, शंकर दयाल मिश्रा जी। इसके अलावा संजय सिसोदिया, मुलाकात ज़रूर होगी सिसोदिया साहब, आप जब भी इंडिया आएंगे, पक्का वादा। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।